काइनेमेटिक्स के अंदर जनरल पैरामीटर का हम डिस्कशन कर चुके हैं। जनरल पैरामीटर आपके पास जो थे मोशन वाले, लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था पहले उन पे आते हैं। तो एक हमने बात की थी क्वांटिटी की, वो था हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि किसी मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, और एक हमने इम्पोर्टेंट क्वांटिटी की बात की थी, वो था हमारे पास वेलोसिटी, और एक था हमारे पास एक्सेलरेशन। यही वो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज है। और हमें ये पता है कि यदि हम ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट कर दें तो कहीं ना कहीं हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिलेगी। और ये जो वेलोसिटी है, इसको यदि आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं डिफरेंशिएशन बोलूँ या स्लोप बोलूँ एक ही बात है। आप पोजीशन और टाइम की जो स्लोप होगी, आप स्लोप से भी कैलकुलेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, या फिर मैं वेलोसिटी वाले और टाइम वाले ग्राफ की स्लोप लूँगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्लोप बोलो और डिफरेंशिएशन बोलो एक ही बात है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है मैंने जिस ऑर्डर में रखी है, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें नीचे वाली क्वांटिटी वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी एक्सेलरेशन। बराबर है। अब थोड़ा इन क्वांटिटीज़ को उल्टा भी चेक कर लेते हैं, इनमें क्या नज़ारा रहता है। इधर के साइड में देखते हैं। यदि ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा? वेलोसिटी को यदि इंटीग्रेट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी को यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मैं इंटीग्रेट करूं या एरिया अंडर कर्व लूँ, एक ही बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ले लूँगा तब भी मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन वाले पार्ट को यदि आपने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन वाले पार्ट को यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज़ कई बार लोगों को जल्दबाजी में बोल जाते हैं, उनको लगता है एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। या लगता है एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, तो वो भी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? चेंज इन वेलोसिटी। और मैं हमेशा इंटीग्रेशन बोलूँ या एरिया बोलूँ, एक ही मोमेंट है। तो कहीं ना कहीं यदि आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप ऊपर वाली क्वांटिटी की तरफ पहुँच रहे हो। एक्सेलरेशन को यदि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, काफ़ी सिमिलर टर्म है। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं आपके पास ये जो वेलोसिटी है इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो अब आपको ये बनाने का इतना ही बेनिफिट है कि आगे से आपको पता हो कि जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे बोला कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल क्या है, या चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपको पता है ऊपर की तरफ जाना है तो आप इंटीग्रेट करोगे। और उसी प्रॉब्लम में यदि बोला जाए कि एक्सेलरेशन कितना है तो आप कहोगे हाँ इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आ रहे हैं ना तो डिफरेंशिएट करना है, ऊपर जाना है, ऊपर वाली क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें इंटीग्रेट करना है। ये एक जनरल अप्रोच है, क्योंकि यही वो पैरामीटर है जो घूम फिर के आते हैं।
ठीक है। वैसे मैंने यहाँ वेक्टर लगाया है, लेकिन इंटीग्रेशन आपको पता है एल्जेब्रिक सम देता है। ये वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ये फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, तो वहाँ आप इन वेक्टर को प्लस माइनस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, जैसे 9th क्लास में क्या करते थे, बराबर है। तो ये एक जनरल अप्रोच रहेगी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब अपन एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और बढ़िया तरीके से हमें पता लग जाए, ठीक है। जैसे ये एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, वेयर एक्स इज कांस्टेंट। एक्स वेरिएबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स क्या है, कांस्टेंट है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट एट ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन पे स्टार्ट होता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर टी टाइम। आपको बताना है डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से टी टाइम बाद में। तो कहीं ना कहीं फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए। आप देखो यहाँ ये वाला पार्ट आपको गिवन है एक्सेलरेशन वाला, और पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सेलरेशन गिवन है, दैट एक्सेलरेशन ए इज बेसिकली एक्स आई कैप। आई कैप तो डायरेक्शन की बात करेगा, बहुत बढ़िया, यूनिट वेक्टर है ना डायरेक्शन को लेके। तो एक्सेलरेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिख सकता ना, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, और डी टी को इधर भेज दो, चलेगा। सब कुछ एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर एक्स तो एक नंबर, इस बात का ध्यान रखें, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, एक्स एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब लिमिट की बात करते हैं। जब टाइम की लिमिट 0, जब आप स्टॉप और स्टार्ट की थी, तब ये बोला है कि स्टार्ट एट ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी क्या थी, 0। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे वेलोसिटी v है, तो डी वी का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0। डी टी का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 t, ठीक है। और इधर आप ये जो आई कैप वाली बात है उसे आप लिखना चाहो तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक्स टी आई कैप। समझ आ रही बात? अब ये एक बार इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट करने से हमें पता है हमारा आधा काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। अब वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा एक्स टी डी टी, चलेगा। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्स तो कांस्टेंट है। जब टाइम 0 था तो पोजीशन वेक्टर क्या थे, पार्टिकल स्टार्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0। किसी टाइम टी पे पोजीशन वेक्टर क्या थी, मान लेते हैं वो आर थी, तो यही चाहिए मैं, डी आर का इंटीग्रेशन आर, और फिर अपन ऐसे लिमिट पुट करते हैं 0 से आर। सिमिलरली एक्स बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 से टी, ये आएगा आर माइनस 0, क्या बन जाएगा ये, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 तो टी स्क्वायर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, एक्स टी स्क्वायर बाई 2। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आई कैप आएगा, ठीक है, नहीं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर बोलूँ मैं मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपने आंसर निकाले।
ये हमें जनरल अप्रोच से ही पता लगा कि एक्सेलरेशन गिवन है, पोजीशन वेक्टर चाहिए तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये पता था इसलिए सारी चीज़ें हो गई। एक और सिमिलर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन फॉर अ पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल का टाइम और पोजीशन में रिलेशन इस तरीके से गिवन है। पी और क्यू दोनों ही एक कांस्टेंट है। हमें चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ए में रिलेशन। कोई बात नहीं, आपको पता है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो एक बार डिफरेंशिएट करो इस पूरे को। आप ये टी एक्स का फंक्शन है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो क्या बनेगा, वो बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि मैंने टाइम को पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स पी एक्स प्लस क्यू। 2 अलग अलग पार्ट में करके मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। क्या ये हमारे पास 1/v नहीं हो गया, 1/v आ गया 2px प्लस क्यू। तो मैं v को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ px प्लस क्यू पूरे की पावर -1। अभी हालात क्या है, ये बेसिकली मेरे पास है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के मैंने 2 फॉर्म लिखाए थे, थोड़ा याद कीजिए। एक जब मैंने कहा था कि आप लिख सकते हो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा दैट कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या मैंने कहा कि यदि आपके पास वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है? तो अभी मैं सेकंड वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा कि पहले वेलोसिटी को एज इट इज़ रखो, कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, चलने देंगे, पूरे की पावर -1। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। अब जब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई इस पूरे की जगह x होता तो मज़ा आ जाता। x होता तो क्या होता, पावर आगे आती, तो एक पावर आगे और एक पावर कम, तो ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, -1 तो ये -2। अब जिसको हमने दिमाग में x माना उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस ऑफ पी, 2px का ट्वाइस ऑफ p और q का 0। तो ये आ गया। तो ये लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू की होल पावर -3। और इसे लिख दूँ, ये पूरा आपके पास देखो v है पावर -1, तो इसे लिख दूँ v की पावर 3, -3 मत बोल देना। इस पूरे को आप लिख सकते हो ना 2px प्लस क्यू की पावर -1 फिर पूरे की होल पावर 3, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई विद 3 होकर -3 हो जाएगा। अंदर वाला -1 आप पास पावर के साथ पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, v, तो ये बन जाएगा v की पावर 3। ट्वाइस ऑफ p तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यू। एहसास हो रहा है? तो वो जो जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और हमें एक अप्रोच पता है कि हमें हल्का सा ही पता चल रहा है कि भाई हमें डिफरेंशिएट कब करना और इंटीग्रेट कब करना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ नहीं आता डिफरेंशिएट कब करना और इंटीग्रेट कब करना। यहाँ तक एकदम बढ़िया है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, ओके।